नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान दूसरी बार उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पर है वो दूसरी बार क्या है, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। और अमेरिका इतिहास में ये पहले राष्ट्रपति है जिन पर दूसरी बार क्या है महाभियोग प्रस्ताव है वो उनके कार्यकाल के दौरान लाया गया है। इसके बाद हम देखें कि इन पर ये महाभियोग प्रस्ताव है वो क्यों लाया गया है। तो ये जो अमेरिकी संसद के अंदर 7 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसका डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए उन पर यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो अमेरिका का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 के सेक्शन 4 में महाभियोग का जिक्र है, जिसके तहत महाभियोग है वो लाया जाता है। और अभी तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। हालांकि अब तक केवल 2 राष्ट्रपतियों को ही महाभियोग का सामना करना पड़ा है। 1968 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन तथा 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं पाया, इसलिए उन पर कार्यवाही नहीं हुई। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की, जो 1974 में उन पर क्या है हटाए जाने को लेकर ऐसा कुछ हुआ था, तो उन्होंने पहले ही क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और ये जो 7 जनवरी को कैपिटल हिल में जो दंगे हुए थे उनके दोषी मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर क्या है लोगों को उकसाने का आरोप लगा था और इसलिए इन पर यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। और इनके जो कार्यकाल है उनको पूरा होने का 9 दिन पड़े हैं अभी तक, और अभी इन पर क्या है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 का बजट है वो किस तिथि को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या है इसका जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है उनके द्वारा इसको पेश किया जाएगा। और अगर हम देखें इसके बारे में तो इस बार क्या है बजट है वो नहीं छपेगा और डिजिटल रूप में ही पेश किया जाएगा। और पहली बार है कि बजट की छपाई नहीं हो रही है और वो क्या है डिजिटल रूप में ही पेश किया जाएगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हलवा इस साल है वो हलवा सेरेमनी भी नहीं की जाएगी। और हलवा सेरेमनी है वो कुछ समय पहले, बजट छपने से कुछ समय पहले क्या है हलवा बनाया जाता है और सभी जो कार्मिक है उनमें बांटा जाता है, जिसे हलवा सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम देखें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट वो कब पेश हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था। बजट को फरवरी माह के आखिरी दिन पेश होने की परंपरा को तोड़कर तत्कालीन जो वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली थे उन्होंने 1 फरवरी 2017 को पहली बार बजट है वो फरवरी के पहले दिन से पेश किया था, वरना फरवरी के अंतिम दिन को यह पेश किया जाता था। अब बजट के बारे में संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एक बात कही गई है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का संविधान के अनुच्छेद 112 में प्रयोग किया गया है या वर्णन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वर्णन मिलता है, तो बजट का कहीं नहीं मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से अनुच्छेद 112 में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द होने के बाद अब किसे आमंत्रित किया गया है। तो किसे आमंत्रित किया गया है, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या है अब आमंत्रित किया गया है। अगर हम बात करें श्रीलंका के प्रधानमंत्री की, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को नहीं आमंत्रित किया गया है,
ना ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी कौन है? महिंदा राजपक्षे हैं, महिंदा राजपक्षे। अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना जी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बाद में कौन बने हैं? जो बाइडेन है, वो क्या बने हैं? अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद हमारा जो सूरीनाम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सूरीनाम है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर यहाँ पर अवस्थित है। और अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये मैप सूरीनाम का है, ये यहाँ पर सूरीनाम है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पारामारिबो। पारामारिबो ये यहाँ पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। और इसके सूरीनाम के जो दक्षिण में पड़ता है, ये यहाँ पर पड़ता है ब्राजील। और इसके पूर्व की तरफ पड़ता है फ्रेंच गुयाना। और अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है वो यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति है। चंद्रिका प्रसाद जो है वो यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति है। जो फ्रेंच गुयाना है यहाँ पर क्या है? एक उपग्रह प्रक्षेपण का जो लॉन्च पैड बना हुआ है, जहां से क्या है, जो बड़े उपग्रह होते हैं उनका प्रक्षेपण किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसानों द्वारा अत्यधिक विरोध करने पर हाल ही में किसने इन कानूनों के अमल करने पर रोक लगा दी है? तो किसने लगा दी है? केंद्र सरकार। इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार तो इनको लागू करने पर अड़ी हुई है। संसद ने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कदम नहीं उठाया, तो किसने उठाया है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो जो सीजेआई है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है श्री शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। उन्होंने क्या है, ये ऐसा कदम उठाया है। इनके अध्यक्षता वाली जो पीठ थी, बेंच थी, उन्होंने ही इनके अमल करने पर रोक लगाई है और सरकार को ये बोला है कि अगर कल को कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घटित हो गई जो समाज और भारत के लिए सही नहीं है, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो इसलिए कुछ समय के लिए इन पर रोक लगाओ। और उन्होंने क्या है, इस संदर्भ में एक कमेटी भी गठित की है जो किसानों से बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को हल करने पर काम करेगी। कृषि क्षेत्र से जुड़े ये 3 बिल इस प्रकार है जिनका किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और केंद्र सरकार इन्हें लागू ही रखने पर अड़ी हुई है। तो इनका पहला जो है वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, और अगला जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, और तीसरा जो है वो मूल्य आश्वासन यानी कीमत आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल। अब देखते हैं कि किसानों में और सरकार में इनको लेकर के किस प्रकार का जो विवाद चल रहा है। तो जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक है 2020 वाला, इसमें किसानों को डर है कि मैं एमएसपी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएगी, उन्हें ऐसा डर है। जबकि सरकार क्या बोल रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होगी। नए कानूनों से किसान है वो मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेच सकेंगे, तो सरकार ये बात बोल रही है। इसके बाद जो दूसरा विधेयक है उसमें है कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तो इसमें किसानों को क्या डर है, किसानों की क्या शंका है इस बिल को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट करने से, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से
किसान कमजोर होंगे, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को ही फायदा होगा। जबकि सरकार इसमें क्या बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है। इसके बाद जो तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, उसकी अगर हम बात करें तो किसानों को क्या डर है। किसान ये चिंता जता रहे हैं कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, जिससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। भी किसान ये बोल रहे हैं कि जो बहुत ही जरूरत की जो खेती से उत्पाद हो रहे हैं प्राप्त, और जो जरूरत की वस्तुओं में आ रहे हैं, बड़ी कंपनियां उनका क्या है स्टॉक कर लेगी, और क्या है उनको मांग के अनुरूप नहीं निकालेगी, जिससे भाव तो बढ़ेंगे, जो बढ़ेंगे महंगाई तो जो होगी होगी, उसके साथ क्या है उसकी कालाबाजारी भी बढ़ने की समस्या पैदा हो सकती है। जबकि सरकार क्या बोल रही है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वो आलू प्याज जैसी फसलें भी बेफिक्र होकर उगा सकेगा, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। तो गवर्नमेंट ये अपना बचाव कर रही है ये बात बोल करके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन का शांतिपूर्वक और बातचीत से हल निकालने के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 4 सदस्य। तो 4 सदस्यीय कमेटी का क्या है सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है। अब हम देखते हैं इस कमेटी के सदस्यों के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी थी कि भाई इनको क्या है अभी अमल में नहीं लाना है, और किसानों से बातचीत के लिए 4 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई है उनके सदस्य हैं श्री अशोक जी गुलाटी, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, और डॉक्टर प्रमोद के जोशी है वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, और भूपेंद्र सिंह मान है वो चेयरमैन है अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के, और अनिल घनवट है वो क्या है अध्यक्ष है शेतकारी संगठन के। इनमें 2 किसानों के प्रतिनिधि है और 2 क्या है गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किए गए कृषि अर्थशास्त्री है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को 13 जनवरी 2021 को शुरू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका क्या है सही उत्तर होगा। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तो यह है 13 फरवरी 2016 को सेंट्रल सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इस योजना में कहा गया था कि जो किसान है उनकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुआई से लेकर के और कटाई तक से लेकर के जब फसल को निकालते हैं तब तक का क्या है उनकी पूरी फसल को क्या है सिक्योरिटी दी जाती है। उसमें क्या है कि किसान से बहुत ही कम राशि का प्रीमियम भरवाया जाता है, जबकि उस प्रीमियम का हिस्सा है एक बड़ा हिस्सा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बीमा कंपनी को देती है, और उसके बाद फसल खराबे की स्थिति उत्पन्न होने पर किसान को उसका क्या है क्लेम दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण श्री शशि कुमार चित्रे का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये श्री शशि कुमार जी चित्रे थे, इनका क्या है 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। ये क्या है खगोल भौतिकी और सौर भौतिकी जैसे विषयों से जुड़े हुए थे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने फतेह-1 नामक एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS का परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सेना है उसने फतेह-1 नामक एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS का परीक्षण किया है। पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से विकसित इस हथियार प्रणाली को तकरीबन 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक युद्ध पोत ले जाने में सक्षम बनाया गया है। ये फतेह-1 का परीक्षण किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो इसका सही आंसर होगा
सुबोध कुमार जायसवाल, ये सुबोध कुमार जी जायसवाल है। अगर हम राकेश जी अस्थाना की बात करें तो ये बीएसएफ के चीफ है वर्तमान में। अगर हम बात करें मोहनलाल लाठर की तो ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। और वेद त्यागी है वो भारतीय अमेरिकी लेखक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की तो यह संसद के एक अधिनियम द्वारा 1969 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। CSIF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व CISF पर ही है। तो धन्यवाद दोस्तों। नियमित करंट अफेयर के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारे वीडियो के नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।